कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 17 है। शीर्षक वन हमारी जीवन रेखा। पृष्ठ 216 से 230 तक। पृष्ठ 216 है। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वो थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं जाने हैं। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। 17.1 वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहां वहां जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य पा सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं थी, जैसा कि चित्र 17.1 में दिया गया है। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यहां पृष्ठ 216 पर चित्र 17.1 दिया गया है। इस चित्र में वन का एक दृश्य दिया गया है। पृष्ठ 217 है। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि ये वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शूकर यानी वराह या सुअर, गौर यानी बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं, जैसा कि चित्र 17.2 में दिया गया है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए।
यहाँ पृष्ठ 217 पर चित्र 17.2 दिया गया है। ये चित्र कुछ वन्य जंतुओं का है। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था, जैसा कि चित्र 17.3 में दिया गया है। अब वे स्वयं पा रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। यहां पृष्ठ 217 पर चित्र 17.3 दिया गया है। इसमें वन में अनेक जंतु बताए गए हैं। लिखा है वन एक आवास। पृष्ठ 218 है। यहां पृष्ठ 218 पर चित्र 17.4 दिया गया है। इस चित्र के 4 भाग हैं। यहां वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप दिए गए हैं। अलग अलग चित्र हैं नीम, बांस, शीशम और सेमल के पेड़ के। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वो ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी, जैसा कि चित्र 17.4 में दिया गया है। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थीं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। क्रियाकलाप 17.1 अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से समझकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप यानी जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं, जैसा कि चित्र 17.5 में दिया गया है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। पृष्ठ 219 प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है, जैसा कि चित्र 17.6 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 219 पर चित्र 17.5 दिया गया है, जिनमें कुछ वन उत्पाद दिए गए हैं। ये हैं शहद, मोहरी लाख, लकड़ी की मूर्ति, कत्था और गोंद। पृष्ठ 219 पर ही चित्र 17.6 भी दिया गया है। इसमें कुछ शिखर आकार दिए गए हैं। वृक्षों के अलग अलग आकार यहां बताए गए हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर ध्यान देते हुए ये नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह समझ में आती हैं। उन्होंने बताया कि ये वितान यानी कैनोपी कहलाता है, जैसा कि चित्र 17.7 में दिया गया है। क्रियाकलाप 17.2 भाग अ पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़ें। यहाँ पृष्ठ 219 पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गोंद, दूसरा लकड़ी, तीसरा औषधीय और चौथा तेल। उदाहरण के लिए एक पंक्ति को भरा गया है, जैसे गोंद हमें प्राप्त होती है
बबूल से, लकड़ी प्राप्त होती है शीशम से, औषधीय उत्पाद प्राप्त होते हैं नीम से और तेल प्राप्त होता है चंदन से। बाकी के रिक्त स्थानों को आपको स्वयं भरना है। क्रियाकलाप 17.2 भाग ब। अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को जानिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप समझेंगे उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं, जैसा कि चित्र 17.7 में दिया गया है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। पृष्ठ 220। यहाँ पृष्ठ 220 पर चित्र 17.7 दिया गया है। इस चित्र में वन में वितान और उसके नीचे के तल दिए गए हैं। इंगित किया गया है अधोतल और शिखर। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहां वहां मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को जानने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें जानने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी मिले, जैसा कि चित्र 17.8 में दिया गया है। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की जान पड़ रही थी तथा वो सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। यहाँ पृष्ठ 220 पर चित्र 17.8 दिया गया है, जिसमें वन भूमि की सतह को बताया गया है। क्रियाकलाप 17.3। एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पृष्ठ 221। पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों या मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे घास को खाते हैं कीट, कीट को खाते हैं मेंढक, मेंढक को खाते हैं सर्प और सर्प को खाते हैं उकाब यानी गरुड़।
वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो ये अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से जानने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम मालूम हुए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपींडों यानी सहस्त्रपादों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर जान पड़ी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहां कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से पाए जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। यहाँ पृष्ठ 221 पर चित्र 17.9 दिया गया है। इस चित्र में वन में पादप, मृदा और अपघटकों के परस्पर संबंध को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए शब्द हैं पोषक, अपघटक, मृदा, जल, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। पृष्ठ 222। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, जैसा कि आपने चित्र 17.9 में जाना। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, जैसा कि चित्र 17.10 में दिया गया है। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। यहाँ पृष्ठ 222 पर चित्र 17.10 दिया गया है। यह चित्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बताता है। यहाँ दिए गए इस डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, पादप और ऑक्सीजन यानी O2 और साथ ही जंतु का चित्र दिया गया है। बच्चों ने जाना कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझू ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं।
वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने पाया कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था, जैसा कि चित्र 17.11 में दिया गया है। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। पृष्ठ 223। यहां पृष्ठ 223 पर चित्र 17.11 दिया गया है। इस चित्र में वन में हिरण और बंदर दिए गए हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को जानना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ पाकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद को जानने और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। ये सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थीं। पृष्ठ 224। यहाँ पृष्ठ 224 पर चित्र 17.13 दिया गया है। इस चित्र में बताया गया है कि वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमि में अवस्त्रावित हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। लिखा है, वर्षा, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन, समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती हैं। क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। मूल तंत्र जल के भूमि में अवस्त्रावित होने में सहायक होता है। मूल तंत्र भौम जल स्तर। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था, जैसा कि चित्र 17.13 में दिया गया है। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव पता नहीं चला। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती।
पृष्ठ 225। यहाँ पृष्ठ 225 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हर भाग का विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है। पहला, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। दूसरा, पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। 3, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। चौथा, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। पृष्ठ 226। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्त्रावित होने देते हैं। ये वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और वो पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि ये समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को बताने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। बूझो कहता है, यदि वन लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? प्रमुख शब्द: वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल, वन अपरोपण। पृष्ठ 227। आपने क्या सीखा? वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। अभ्यास 1। समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। 2। समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। 3। अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? 4। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। 5। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। 6। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की रिक्त स्थान में सहायता करते हैं। पृष्ठ 228। ख। वन परिशुद्ध करते हैं रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को। ग। शाक वन में रिक्त स्थान परत बनाते हैं। घ। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद रिक्त स्थान को समृद्ध करते हैं। 8। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। 9। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। 10। चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा बताना भूल गया है। तीरों पर दिशा को बताइए और चित्र को यहाँ दिए गए नामों द्वारा नामांकित करिए। दिए गए नाम हैं बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौम जल स्तर। यहाँ पृष्ठ 228 पर चित्र 17.15 दिया गया है। पृष्ठ 229। 11। यहां दिए गए कौन से वन उत्पाद नहीं हैं। 1। गोंद। 2. प्लाईवुड। 3. सील करने की लाख। 4. केरोसिन। 12। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। 1. वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। 2. वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। 3. वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। 4. मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। 13. सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। 1. बालू। 2. मशरूम। 3. ह्यूमस और 4. काष्ठ। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. पर्यावरण विभाग को निर्णय करना है कि क्या आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके क्षेत्र के वन के कुछ हिस्से को काटकर साफ करना उचित होगा। एक सजग नागरिक के नाते सरकार के विभाग को अपना मत बताते हुए एक पत्र लिखिए। 2. किसी वन का भ्रमण कीजिए। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जो आपकी यात्रा को अधिक उपयोगी बना देंगी। सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास वन में जाने की अनुमति है। सुनिश्चित कर लीजिए कि आप वहां भटकेंगे नहीं और अपनी राह स्वयं ढूंढ लेंगे। वहां का मानचित्र लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाइए जो उस स्थान से परिचित हो। आप वहां जो कुछ भी पाते हैं और करते हैं उसका विवरण नोट कीजिए।
ध्यानपूर्वक किए गए प्रेक्षण आपके भ्रमण को दिलचस्प बना देंगे। चित्र बनाना और तस्वीरें खींचना भी उपयोगी होता है। पृष्ठ 230। आप पक्षियों की ध्वनियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बीज और कठोर फलों जैसे बादाम, सुपारी, नारियल आदि गिरीफल एकत्रित कीजिए। विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों, शाकों आदि को पहचानने का प्रयास करें। वन के विभिन्न स्थानों और विभिन्न परतों से पादपों की सूची बनाइए। आप सभी पादपों के नाम संभवतः नहीं जान पाएं, लेकिन वे कहां उगते हैं ये जानना और रिकॉर्ड करना उपयोगी होगा। पादपों की औसत ऊंचाई, शिखर के आकार, छाल के गठन, पत्ती के आमाप यानी साइज और पुष्प के रंग को नोट कीजिए। जंतुओं की लीद को पहचानना सीखिए। वन अधिकारियों और आसपास के गांवों के व्यक्तियों और अन्य दर्शकों का साक्षात्कार लीजिए। आपको कभी पक्षियों के अंडे एकत्रित नहीं करने चाहिए और ना ही उनके घोंसलों को कभी छेड़ना चाहिए। आप और अधिक जानकारी के लिए यहां दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं www.wildindia.com। क्या आप जानते हैं, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ये निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों से ये संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 17 शीर्षक वन हमारी जीवन रेखा यहाँ समाप्त हुआ।